हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सोशल साइंस सब्जेक्ट की, जिसका जो पहला टॉपिक है वो है 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे क्या रीजंस थे। काफ़ी रीजंस थे, उन सभी रीजंस की हम बात करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, भारत से अंग्रेजों को भगाने का जो पहला संगठित प्रयास था वो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया। देखिए, इससे पहले भी अंग्रेजों को भगाने की कई कोशिश की गई, कई जगह विद्रोह हुए, लेकिन सबसे बड़ा विद्रोह जो देखने को मिला वो 1857 को मिला, क्योंकि कई सारे लोगों ने एक साथ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, एक जगह विद्रोह दब नहीं पाता था, दूसरी जगह उठ जाता था। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था इसे बहुत बड़ा विद्रोह माना गया। विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के संबंध में अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, तो कई सारे जो विद्वान थे उन्होंने अलग-अलग मत दिए कि क्यों 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, किसी ने इसे सैनिक विद्रोह माना। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते थे ये सैनिक विद्रोह था, कि सैनिक जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। कुछ मानते थे कि जो ईसाई थे इनके विरुद्ध हिंदू-मुस्लिम जो षड्यंत्र था वो था। ठीक है, क्योंकि वो मानते थे कि ईसाई धर्म जबरन क्या कर रहे थे, ईसाई बना रहे थे लोगों को, तो जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक हो गए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो अलग-अलग मत थे इस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते कि वीर सावरकर ने क्या कहा। तो देखिए, वीर सावरकर ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। ठीक है, तो वीर सावरकर जो थे इन्होंने कहा कि जो 1857 का विद्रोह है वो क्या है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम है। ठीक है, इससे पहले कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमने संग्राम नहीं किया था, ये पहला संग्राम था जो इतना बड़ा और इतने बड़े लेवल पर हुआ था। ठीक है, ये वीर सावरकर की लाइन है। बिपिन चंद्र ने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ठीक है, ये बिपिन चंद्र ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है, वो शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है, बस थोड़े से वर्ड्स इधर-उधर हैं। फिर एल.आर. रीज ने क्या कहा, तो इनके अनुसार ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। ठीक है, तो जो हिंदू मुस्लिम जो अन्य धर्म के लोग थे, उनका ईसाइयों के विरुद्ध विरुद्ध क्या था, षड्यंत्र था। ठीक है, तो सबने अपने-अपने भाषा में अपनी-अपनी बातें कहीं। ठीक है, तो किसी ने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा इसी को, किसी ने कह दिया कि ये जो ईसाई धर्म है उसके विरुद्ध षड्यंत्र था हिंदू और मुस्लिम का। ठीक है, तो किसी ने कह दिया कि पहला राष्ट्रीय आंदोलन था ये। तो कई लोगों ने अलग-अलग अपने मत दिए। आपको 2 या 3 लोगों के मत याद रखने हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। अब हम 1857 के विद्रोह के कारण देख लेते हैं, क्या-क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 में विद्रोह में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारणों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो कई सारे कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। जिसमें राजनीतिक कारण आ जाते हैं, सामाजिक कारण आ जाते हैं, धार्मिक कारण आ जाते हैं, ठीक है, आर्थिक कारण आ जाते हैं, तो कई सारे कारण थे, सैनिक कारण भी था, ठीक है, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण की। देखिए, राजनैतिक कारणों में कई सारे कारण थे। पहला कारण था लॉर्ड बेलेज़िली की सहायक संधि, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूँगा। तो लॉर्ड बेलेज़िली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौज़ी की जो हड़प नीति थी, जिसे हम लोग बेबगत की नीति भी कहते हैं। झांसी के उत्तराधिकारी पर रोक लगाना, ठीक है, कि कोई और उत्तराधिकारी नहीं बन सकता अगर उनका खुद का बेटा नहीं है तो। ठीक है, ये हड़प नीति के अंतर्गत ही झांसी भी इन्होंने हड़प लिया था। उसके बाद नाना साहब जो थे, उनकी पेंशन बंद कर दी थी अंग्रेज़ों ने। सतारा तथा नागपुर पर ब्रिटिश ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। जमींदारों तथा किसानों से जमीन छीनना, ठीक है? ये प्रमुख कारण थे, ये प्रमुख राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएँगी? राजनीतिक कारणों में आ जाएँगी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारण में क्या आ जाएगा? तो भारतीय कारीगरों से उनकी रोज़ी-रोटी छीनना, ठीक है? अब रोज़ी-रोटी कैसे छीन सकते हैं कि आपने अपनी फैक्ट्रियाँ लगा लिया, उनके कच्चे माल उनसे जबरन आप कच्चा माल उगवा रहे हैं, ठीक है? नील की खेती करवा रहे हैं, जो आपका मन होगा वो खेती करवाते थे आप उनसे। ठीक है, तो कह सकते थे कि भारतीय कारीगर थे, उनसे उनकी रोज़ी-रोटी छीन लेना। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति जो थी, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायी बंदोबस्त की नीति जो थी और अत्यधिक कर लगाना, ये सारे रीज़न थे जो आर्थिक कारणों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो भारतीय थे उनका बहुत शोषण हुआ, ठीक है? नील की खेती उनसे करवाई गई, जिसे हम लोग तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं, ठीक है? फैक्ट्रियाँ जो थीं, उनसे कच्चा माल सीधे फैक्ट्रियों से ये लोग बना लेते थे, ठीक है? और फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर आ जाते थे फैक्ट्रियों से और कच्चा माल सस्ते दामों पे खरीद लेते थे और वही जो बन जाता था प्रोडक्ट, ठीक है? उसे महँगे दामों पर भारतीयों को ही बेचते थे। तो इस तरीके से भारतीयों का शोषण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। सामाजिक कारण और धार्मिक कारण में क्या आ जाता है, तो 1856 का जो धार्मिक निरयोगिता अधिनियम ये लेकर आए थे 1856 में, ठीक है? वो एक रीज़न था। दूसरा सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, तो वो भी एक रीज़न था, ठीक है? वो भी उस समय काफ़ी चल रही थी।
फिर है कि अंग्रेजी शिक्षा और जो ईसाई प्रचारक थे, वो अन्य जो धर्म थे उनकी निंदा करते थे और अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करते थे। तो ये रीजन थे सामाजिक तथा धार्मिक रीजन जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। अब हम बात करें सैनिक कारणों की कि क्या सैनिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई? तो भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने के लिए भेजना, ठीक है? कि विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने क्या किया भारतीय सैनिकों को प्रॉमिस किया कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तुम द्वितीय विश्व युद्ध लड़ लो चल के या प्रथम विश्व युद्ध लड़ लो चल के। तो जो भारतीय थे उन्हें भेज दिया युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है? तो ये भी एक रीज़न था। फिर था कि भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार ये करते थे, ठीक है? उन्हें कभी भी स समानता का दर्जा नहीं दिया, समान नहीं माना जैसे अंग्रेज़ जो थे, ठीक है? वो लड़ तो सेम ही रहे हैं, ठीक है? अच्छा भी कर रहे हैं भारतीय लेकिन उन्हें उतना अच्छा दर्जा नहीं देते थे, ठीक है? उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। फिर तीसरा रीज़न था कि चर्बी वाले जो कारतूस थे, उनका उपयोग करवाना, ठीक है? जबकि जो भारतीय थे ज़्यादातर उसमें हिंदू थे, ठीक है? वो उनका यूज़ नहीं करते थे लेकिन क्या है कि उनसे चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका उपयोग कराना, ठीक है? पदोन्नति तथा तैनाती जब होती थी तो उसमें भारतीयों के साथ भेदभाव हो जाता था, ठीक है? अच्छे जो जगह होती थी उसमें अंग्रेज़ों को वो तैनात करते थे और जो खतरनाक एरियाज़ थे उनमें क्या भारतीयों की तैनाती कर देते थे, ठीक है? और ये सारे रीज़न थे और भारतीयों के साथ जो भेदभाव होता था, तो ये सारे कारण थे, सैनिक कारणों के अंतर्गत आ जाएगा कि जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। अब तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें कि उस समय का तात्कालिक कारण क्या था जिसकी वजह से एकदम 1857 की क्रांति जो उभर कर आई सामने? तो देखिए ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना था। ठीक है? उस समय जो अंग्रेज़ थे वो दिसंबर 1856 में एक नई तरीके की राइफ़ल का यूज़ करने लगे थे, जिसका नाम था एनफ़ील्ड राइफ़ल, ठीक है? और ये जो राइफ़ल थी, इन राइफ़ल्स को लोड करने के लिए चर्बीयुक्त कारतूस को दाँतों से काटना पड़ता था, ठीक है? इसमें कुछ चर्बी लगे हुए कारतूस थे, उन्हें दाँतों से काटना पड़ता था, तभी आप इन्हें लोड कर सकते थे। और उस समय ये अफ़वाह उड़ गई थी कि ये जो कारतूस हैं, वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे, ठीक है? तो गाय जो है वो हिंदू आपको पता है पूजते हैं उसे, ठीक है? तो इसके लिए जो हिंदू थे वो इसके विरोध में आ गए, ठीक है? उन्होंने विद्रोह कर दिया और सूअर की चर्बी थी तो मुसलमान भी विद्रोह में आ गए, ठीक है? तो ये कारतूस जो थे वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे, ये बात फैल गई, अफ़वाह फैल गई, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ जो इन कारतूसों को प्रयोग को जो 34वीं रेजिमेंट थी, जो कि बैरकपुर में थी उसके एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? हम ऐसे कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है? उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या था कि अनुशासनहीनता माना अंग्रेज़ों ने कि ये अनुशासनहीनता है, जिसकी वजह से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है? सिर्फ़ इतनी सी बात पर क्या किया गया, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। जिसके बाद क्या हुआ कि इस तरह के विद्रोह और अलग-अलग जगह से देखने को मिलने लग गए। ठीक है, जो और सैनिक थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो सारे हिंदू हैं या मुस्लिम उनकी जो भावनाएँ हैं वो आहत हुईं, ठीक है, जो धार्मिक भावनाएँ थी, जिसकी वज़ह से अलग-अलग जगह विद्रोह होना शुरू हो गए। अब जब सैनिक विद्रोह करने लगे तो और लोगों का भी साहस बढ़ा, ठीक है, तो सारे-सारे अपने रीजन को लेकर नाना साहब ने अपना रीजन ले लिया कि पेंशन बंद कर दी, झांसी छीन लिया गया था, तो झांसी की रानी जो थी उन्होंने अपना विद्रोह कर दिया, नागपुर, सतारा छीन लिया गया, तो उधर से लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये विद्रोह था धीरे-धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले लिया इसने और जिसकी वज़ह से 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 नंबर में कि क्या रीज़न थे जिनकी वज़ह से 1857 की क्रांति हुई। ठीक है? तो इतना ही आपको लिखना है, ये सारे कारण जो हैं आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है? अब राजनीतिक कारणों में हमने पढ़ा था लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि। ठीक है? इसके बारे में आप डिफाइन भी कर सकते हैं और ये 1 नंबर में भी आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि क्या थी? तो देखिए 1798 ईस्वी में तात्कालिक गवर्नर ने भारत के सभी राज्यों के साथ सहायक संधि की। ठीक है? उस समय जो तात्कालिक गवर्नर थे वो कौन थे 1798 में? तो लॉर्ड वेलेज़ली थे, जिन्हें बंगाल का शेर भी कहा जाता था। ठीक है? उन्होंने क्या किया कि भारत के जितने भी राज्य थे उनके साथ सहायक संधि की। अब ये संधि क्या थी? इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें थी वो जान लेते हैं। तो पहला ये था कि सभी सहयोगी राजाओं के भूक्षेत्र पर ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी तथा उसका खर्चा राजा ही उठाएगा। मतलब सहायक संधि में ये था कि जिस राजा ने भी सहायक संधि मान ली, अब उसे क्या करना पड़ेगा, अपने सैनिकों के साथ-साथ एक ब्रिटिश जो टुकड़ी थी, उसे भी वहाँ पर रखना पड़ेगा और उसका खर्चा भी कौन देगा? राजा ही देगा। ठीक है? उसके खाने-पीने का, रहने का खर्चा जो भी है राजा ही उठाएगा और सहायक संधि के अनुसार वो क्या है कि खाली रक्षा करेगा राजा की और राज्यों से, ठीक है? बस इतना था सहायक संधि में। और क्या था कि राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक खबर गवर्नर जनरल को देगा, ठीक है? अब क्या होता था इससे
कि जितनी भी चुगली अगर राजा की होती थी, वो सारा क्या कर देता, जो ब्रिटिश रेजिमेंट था, वो सारी बातें राजा की कि राजा इधर हाथ मिला रहा है, उधर हाथ मिला रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। तो ये सारी खबरें किसके पास पहुँच जाती थी? गवर्नर जनरल के पास पहुँच जाती थी। ठीक है, अब राजा खुलकर कोई डिसीज़न भी नहीं ले सकता था, खुलकर कोई बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उसके राज में ही रहने लग गए थे। ठीक है, तीसरा कारण क्या था कि राजा किसी और राजा के साथ कोई संधि नहीं करेगा, ना ब्रिटिश संधि को तोड़ेगा। ठीक है, अब ये भी चीज़ सहायक संधि के अंतर्गत थी कि राजा क्या है कि अब खाली ब्रिटिश के साथ ही रहेगा, उसी के साथ संधि रहेगी, उस संधि को वो तोड़ नहीं सकता। और अन्य राजाओं के साथ अगर वो संधि करने की कोशिश करेगा, तो सहायक संधि के अंतर्गत वो क्या करेंगे, ब्रिटिश उस पे कब्ज़ा कर लेंगे या जो भी करें। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि जो राजा है वो अन्य राजाओं के साथ कोई संधि नहीं कर सकता। ठीक है, मेल-जोल नहीं बढ़ा सकता, मिल नहीं सकता, उनसे बातें नहीं कर सकता। और ब्रिटिश संधि को तो बिल्कुल तोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी सहायक संधि के अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। क्या था कि जो भारतीय राजा थे, उनके भूक्षेत्र पर क्या होगा कि ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी और उनका खर्चा राजा उठाएगा। दूसरा था कि उनके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक खबर किसको देगा? गवर्नर जनरल को देगा। तीसरा था कि राजा किसी और राजा के साथ कोई संधि नहीं करेगा, ना ही ब्रिटिश संधि को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। अब हम जान लेते हैं हड़प नीति। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? देखिए, लॉर्ड डलहौज़ी की जो हड़प नीति थी, इसे हम लोग लैप्स की नीति भी कहते हैं, ठीक है? व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, कुछ भी लिख कर आ सकता है, ठीक है? इंग्लिश में से लैप्स की नीति कह देते हैं और व्यपगत की नीति भी कहते हैं, हड़प नीति भी कहते हैं। तो 1848 में तात्कालिक गवर्नर डलहौज़ी ने एक ऐसा कानून बनाया, जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य का शासन भविष्य में ब्रिटिश सरकार ही करेगी। इस कानून को हड़प का कानून कहा जाने लगा, ठीक है? तो क्या था कि अगर मान लिया कोई राजा है, ठीक है, चाहे वो अवध का राजा हो, चाहे वो झांसी का हो, ठीक है, अगर उसकी कोई संतान नहीं है, ठीक है, कोई भी उसका उत्तराधिकारी नहीं है कि उसके बाद वो राजा बनेगा, ठीक है, तो ऐसे राज्य का जो शासन है, वो भविष्य में कौन तय करेगा? ब्रिटिश सरकार तय करेगी कि उस पर राजा का बेटा शासन करेगा, जो उसने गोद ले लिया है, या कोई और करेगा, या अंग्रेज ही करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ थी। और इस कानून के तहत इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने सतारा, 1848 में सतारा, 1853 में झांसी, 1864 में नागपुर और संभलपुर 1849 में, ये सारी चीज़ें हड़प ली थी। ठीक है, ये सारे राज्य थे, जो हड़प नीति के अंतर्गत इन्होंने हड़प लिए थे, किससे? भारतीय राजाओं से। ठीक है, जो भारतीय शासक थे उनसे ये हड़प लिए थे, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। और जो उत्तराधिकार वाला नियम था कि आप क्या करेंगे, दूसरे बच्चे को गोद लेकर उसे राजा बना दें, तो ये चीज़ इन्होंने कैंसल कर दी कि ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपका खुद का है संतान, खुद की संतान है, तब तो आप उसे राजा बना सकते हैं, अगर खुद की संतान नहीं है, तो आप उसे राजा नहीं बना सकते। ठीक है? तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत का सिद्धांत, या लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही है, अच्छे से पढ़ लेना। एक-एक नंबर में ये क्वेश्चन बनते हैं कि लॉर्ड डलहौजी कि हड़प नीति क्या थी? कब आई थी ये? ठीक है? या लॉर्ड बेलेज़ली की जो सहायक संधि है, वो 1 नंबर में पूछी जा सकती है। ये कि सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि सहायक संधि का जो नियम था, वो किसने दिया? या हड़प नीति का सिद्धांत तो है, वो किसने दिया? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? आपको 1 टिक लगाना पड़ेगा। और कारण क्या थे कि 1857 की क्रांति हुई? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।